This is Vishnu Kumar Dwivedi, and you are watching Shri Brahmadev Classes of Excellent Education. साथियों, हम एक नए लेक्चर की तरफ आज फिर से पढ़ेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। साउंड का पार्ट टू हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं आपके साथ जो भी पढ़ रहे हैं, सभी को ये सेशन कहीं ना कहीं लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। बच्चों, हम ये चाहते हैं कि आप और आपके जितने भी साथी हैं वो सभी के सभी क्या करें, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं इस सेशन से, इस लेक्चर से बेनिफिट उठा सकें। बच्चों, आप बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे। आप इस सेशन को लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपना वैल्यूएबल कमेंट यहाँ पर जरूर छोड़िए। साथ ही हम लगातार उन मुद्दों पर, उन विषयों पर चर्चा करते हैं, उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। आप देखते होंगे हमारा जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं 1 घंटे का होता है, 45 मिनट्स का होता है, और इससे नीचे के लेक्चर्स को हम नहीं अभी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 घंटे तो फिजिक्स के लिए हम एक बहुत ही उम्दा तरीके से जब पढ़ते हैं साथियों, तो कहीं ना कहीं ये चीजें इतना लेंदी हो ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम जिसको टारगेट कर रहे हैं, जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं साथी, उन टारगेट वाले एग्जाम के लिए हमें इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आता है तब समझ में आती है कि मेहनत जो करी है। एक बात होती है कि समय से पहले की गई तैयारी, अगर आप समय रहते तैयारी कर लेते हैं तो वह तैयारी जो है बच्चों, वह साथियों काम आती है समय आने पर। समय से पहले की गई तैयारी समय आने पर काम आती है। वक्त से पहले की गई मेहनत आपके वक्त पर जो है काम आती है बच्चों। तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों साउंड पार्ट टू। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तक हमने कहीं ना कहीं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही उम्दा ढंग से हमने पढ़ा था, और अब फिर से हम चीजों को सीखेंगे। फिर से हम बहुत ही उम्दा तरीके से सभी चीजों को आराम आराम से सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ, जो है साउंड पार्ट टू। हमने चीजों को देखा था कि साउंड जो है वो एक नॉन मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव के लिए हमने डिफरेंस सीखे थे। तो आज हम बहुत ही उत्तम ढंग से ये भी सीखने वाले हैं। इसके लिए आप देखोगे कि हमने और भी चीजें सीखी थी कि मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव में डिफरेंसेस क्या हैं। बहुत सारी चीजों को हमने बहुत ही उम्दा ढंग से पढ़ते चले थे। ठीक है, साउंड पार्ट वन जो टॉपिक है, उसके लिए हमने कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाई करी थी। तो जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट दैट यू हैव टू गो एंड चेक इट फर्स्ट। क्लियर है? हमने एक न्यूमेरिकल किया था जो वेवलेंथ और कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ द साउंड से रिलेटेड था, द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वहां पे हमने इसको देखा था। चलिए, सो नेक्स्ट वुड बी द नेक्स्ट सिनेरियो ऑफ अवर लेक्चर वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव। ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में हमने पहला पढ़ा कि, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक द पेन। ओके, सो इफ वी आर सेइंग दैट, बच्चों कि कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, फर्स्ट एम्पलीट्यूड। सेकंड होता है, अगर आप देखो तो ये होगा हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड। तीसरा, लेट मी टेक द बोर्ड ऑल्सो, हियर, जस्ट अ सेकंड। सो इफ वी आर सेइंग दैट, बच्चों कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या होता है, तो हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होता है। तो हमने देखा था पहला कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड। दूसरा क्या है? दूसरा है लाउडनेस। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है
वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ, ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट फोर्थ हम देखेंगे बच्चों कि ये होता है स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। फिफ्थ है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स जो है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको रुडोल्फ हिटलर साहब ने, रुडोल्फ हर्ट्ज साहब ने कहीं ना कहीं खोजा था। तो ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेवन है, सेवन है बच्चों, फ्रीक्वेंसी आपने सीखा। इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं, जो होता है टिम्बर, ठीक है, और क्वालिटी, टिम्बर और क्वालिटी को देखें हम, ठीक है, क्वालिटी होता है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर, जो कभी भी हमने सीखा नहीं है। टेम्परेचर इज वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच द साउंड वेव डिपेंड्स। when we are increasing the temperature of a certain condition of a certain medium, then the sound wave, we can say the velocity of the sound wave increases, because the on increasing the temperature, we know that when we are increasing the temperature bachcho, so the 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 speed of the molecules, the energy transfer would be higher. The propagation of the sound wave will be more and more in that condition when we are increasing the temperature of that surrounding in which the sound is propagating. Clear hai cheezein? So one of the most important point is temperature here, over here. So one of the we will discuss one by one, we will discuss one by one, and if अगर कुछ चीजें यहाँ पे और इंक्लूड होती हैं तो हम देखेंगे उसको भी। चलिए, without we will take our PDF also here, we will take our PDF also here, just a second, ठीक है। चलते हैं, वही हम चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे साथी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है और चीजें यहाँ पर। देखो, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में कुछ चीजें पढ़ी थी। पहला था फ्रीक्वेंसी, जो हम पढ़ चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। दूसरा एम्पलीट्यूड भी पढ़ा। तीसरा स्पीड ऑफ साउंड वेव को बहुत ही अच्छे ढंग से हमने क्लियर किया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आएगा बच्चों, नेक्स्ट जो आएगा वो होगा हमारा, क्या होगा साथी बताओ, क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, ये हमने पढ़ा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हमने पढ़ा। अब आती है बात किसकी? अब आती है बात किसकी बच्चों? पिच की, ठीक है। पिच क्या है? पिच जो है वह क्या होती है? और पिच जो है वो सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ रखेगी? फ्रीक्वेंसी के साथ रखेगी, न्यू के साथ रखेगी बच्चों, या एफ के साथ रखेगी। दीज आर द टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हम बात करें कि पिच क्या होता है, पिच इज द characteristic of the sound wave, and we will say that the if we are violin, ठीक है, और अगर फ्लूइड बजाते हैं, हम बांसुरी बजा रहे होते और दोनों को एक साथ बजा रहे होते हैं, से both at the same medium, okay, so both sound travel at the speed, clear है चीजें। but the sound wave क्या होगी? वो उसकी जो रिसीविंग होगी वो डिफरेंट होगी। याद रखिएगा, ये जो है ये होती है, क्या होती है बच्चों? पिच होती है। और पिच जो है वो कहीं ना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की हम देखें, किसी भी पिच की, साउंड वेव की पिच की देखें, अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं और एक जो साउंड वेव है उसमें नंबर ऑफ क्रस्ट, नंबर ऑफ जो ट्रफ हैं वो इधर इस तरीके से हैं। अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, इस फिगर को, तो आप देखोगे, आप ये देखोगे साथी कि जो बी वाला जो फिगर है उसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा क्रिएट हो रही हैं। इस केस में हो गए तो ये साउंड जो है उसका नंबर पिच ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू ए, फिगर ए। क्लियर है? तो आप देखते हो अगर फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की ज्यादा है तो उसकी पिच भी ज्यादा होगी, उसकी श्रिलनेस, उसकी उसकी जो आवाज की इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं कि जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है।
और यहाँ पर क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी पिच ज्यादा होती है, ठीक है। जिसकी पिच ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आती है कि जो जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं, महिलाओं की आवाज में जो पतलापन है, श्रिलनेस है, बिकॉज इट हैज हाई पिच देन द साउंड ऑफ द ह्यूमंस, दैट इज कॉल्ड वी कैन से मैन, ठीक है। तो आदमी से औरत में जो है आवाज का पतलापन ज्यादा होता है। इस तरीके से हम चीजों को बहुत ही उत्तम ढंग से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको जो वाले पीछे वाला जो कहीं ना कहीं यहाँ पर समझाया था, देखिएगा, साउंड जो सॉफ्ट होती है, जो सॉफ्ट आवाज होती है, उसके अंदर जो वेव का डिस्टरबेंस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम वेव डिस्टरबेंस टाइम के रिस्पेक्ट में लाउडर साउंड का देखें, जिसकी पिच ज्यादा होगी, तो उसका यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। स्मॉल एम्पलीट्यूड और लाउडर एम्पलीट्यूड, तो वहां पर चीजें हम देख सकते हैं। क्लियर है चीजें, समझ आया कि पिच जो है, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन साउंड। क्लियर है, सर्टेन वॉइस, if the number of frequency is increases then the pitch of that sound would be increased। क्लियर है। सो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पिच के। क्लियर है चीजें, पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। बातें समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे, देखो नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे कि जो है पिच के बाद हमने फ्रीक्वेंसी देखा, और फ्रीक्वेंसी के अलावा हमने लाउडनेस देखी, लाउडनेस के अलावा हमने और चीजें, जैसे लाउडनेस के अलावा हमने एम्पलीट्यूड के बारे में बात करी थी। अब बात आती है साउंड की। साउंड जो है वो स्पीड ऑफ द साउंड होता है सबसे ग्रेटर आपका होगा किसमें, सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दैट साउंड, सो वी विल से दिस। ओके। अच्छा, एक और बात आपको बताएं, एक और बात आपको बताएं, स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड होता है कि बरसात के दिनों में जब देर इज थंडरिंग इन द क्लाउड्स, सो थंडर वुड लिसन टू अस, would hear to us in some few seconds after। क्लियर, मतलब जो बिजली है उसकी कड़कड़ाहट जो है बाद में आपको सुनाई देगी, उसकी जो बिजली की आवाज है, जो थंडर स्ट्रोम की आवाज है, वह आपको बाद में सुनाई देती है और बिजली चमकती हुई पहले दिखती है। इसका मेन रीजन बच्चों ये है कि द फ्लैश ऑफ द लाइट इज सीन बिफोर द थंडर, the speed of the light, speed of the light is maximum, स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। सो क्या होगी, वो ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगी और जो साउंड है वो देर में आता है। तो ऐसे केसेस में आप देखते हो कि आपको चमक पहले दिखेगी और जो साउंड की जो आवाज है वह बाद में दिखेगी। यहाँ पर इन चीज को मेजर किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम से, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, सो वी विल से द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ठीक है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि देखा था, स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जो हमने बात करी थी अपने लास्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक की, जो प्रायः जो है टीचर्स छोड़ देते हैं, प्रायः बच्चों को नहीं बताते हैं, अपने कहीं ना कहीं जो रिफ्रेशर्स हैं, जो गाइड्स हैं, उनके जो लेखक हैं, इस बात को छोड़ देते हैं या किसी दूसरे भाव में यहाँ पर दर्शाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस चीज को एक सेपरेट कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड में जोड़ा जाए और उसको बच्चों को दिखाया जाए, साथ में समझाया जाए, ठीक है। आप समझ पा रहे हो उन चीजों को, ठीक है, बातें समझ रहे हो कि नहीं। चलिए, अगर हम इस चीज के लिए बात करें, स्पीड ऑफ द साउंड के लिए बात करें, तो आप देखते हो कि सम ऑफ द साउंड्स स्पीड आर गिवन इन दिस टेबल व्हेन we are talking about the solids, when we are talking about the liquids and the gas. So there are some of the substances which whose speed of light is given here. The we are taking solids first। ओके, सॉलिड्स को पहले लेते हैं बच्चों। एल्युमिनियम में अगर आप देखोगे 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने ये सारी की सारी स्पीड्स ली हैं।
अगर इन चीजों में देखोगे तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगा सॉलिड्स के अंदर, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड है और निकल के अंदर 6040 मीटर पर सेकेंड है। वहीं अगर स्पीड ऑफ वाटर की बात करें, स्पीड इन द वाटर, सो इट्स 1531 मीटर पर सेकेंड होगा। गैसेस की बात करें तो 1284 हाइड्रोजन का स्पीड है। ठीक है, तो इन सभी बातों के लिए आप देखोगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एथेनॉल, एथेनॉल में 1207। ठीक है, इन सभी बातों को आप देखोगे। एयर में कितनी स्पीड है, एयर में 346 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर इन चीजों को आप बढ़िया से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सो द साउंड स्पीड वुड आल्सो इंक्रीज। बातें समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए अब इन बातों को थोड़ा सा साइड करते हैं और सारी सारी बातों को समझते हैं। हमने पहले कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पढ़ा, ठीक है, लाउडनेस पढ़ा, एम्पलीट्यूड पढ़ा, पिच पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़े बच्चे, स्पीड पढ़े। ठीक है, लाउडनेस, लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस इज डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड, द मोर विल बी द एम्पलीट्यूड सो द लाउडनेस विल बी मोर। अच्छा एक और बात यहाँ पे आती है कि एक और बात यहाँ पे आती है, देखिएगा कि जो लाउडनेस है, यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूँ इसको, लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। मतलब इंटेंसिटी अगर बढ़ा देते हैं तो लाउडनेस जब बढ़ाते हैं तो आई स्क्वायर के टाइम्स इंटेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको डीबी से डिनोट करा जाता है, डेसिबल से डिनोट किया जाता है, और शोर शराबे को डेसिबल से डिनोट किया जाता है। इसको हम मापते हैं इस वाली स्केल्स के लिए। ठीक है, अच्छा चलिए और कुछ रह गया है क्या? पिच हो गया, टिम्बर और क्वालिटी समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। टिम्बर और क्वालिटी, टिम्बर मीन्स होता है कि इफ विद द सेम, इफ द साउंड ऑफ अ फ्रॉम द सोर्स are different sounds are coming from a source, so with same pitch and same loudness। ठीक है, तो आप उस चीज को कैसे डिनोट करोगे? जैसे मान लीजिए सेम पिच पर या सेम लाउडनेस से दो बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि ये लाउड, जो लाउडनेस है ये किसकी है, पहले बच्चे की है ये दूसरे बच्चे की है, ऐसे कैसे पता करेंगे? सो दैट इज देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक, there is the characteristic which tells about the differences of the, what we can say, the two voices which are coming from one source. So it is called a timbre or quality. Timbre or quality is the characteristic which makes a difference between the two sound having the same amplitude, having the same loudness। क्लियर है चीजें? सो वहां पे हम देख सकते हैं, जैसे मम्मी हैं, जैसे कोई दो मेल वॉइस हैं या फीमेल वॉइस हैं, उनको हम कैसे कह सकते हैं, वो टिम्बर के साथ कह सकते हैं साथी। चीजें क्लियर हैं, समझ आ रही हैं? ठीक है, चलते हैं। अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लेक्चर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज द is whenever a sound travels in a certain direction with a certain medium, in a certain medium, so it get strikes to the surfaces, so it will strike back, it will bounce back in the same medium, so this is called reflection of the sound। clear है चीजें? reflection of the sound, and this sound reflection is called reverberation। it is also called reverberation, याद रखिएगा। अच्छा, इसी में एक पॉइंट आता है, इसी में बच्चों एक पॉइंट आता है, इसको समझने से पहले हम कुछ चीजें और ढंग से समझेंगे। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर मैं एक सिनेरियो लूंगा आपको समझाने के लिए। देखो लेट, अब इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, इस वाले कहीं ना कहीं इस वाले फिगर को रिवर्स कर लेते हैं, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर आप इस फिगर को देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड 11.9 फिगर दिया गया है। इसके अंदर हम देखेंगे कि साउंड जो है वो टकराता है, वॉल है, दीवाल है, इस दीवाल को हमने क्या मान लिया, इस दीवाल को हमने बैरियर मान लिया है। इससे साउंड टकरा कर, मान लीजिए यहाँ से ऐसे टकराई और हम 3D फिगर बना रहे हैं, ऐसे नॉर्मल है यहाँ पर, और ये जो है ये इंसिडेंटेड साउंड है, ये रिफ्लेक्टेड साउंड है। देखो ये जो है, ये जो है बच्चों, ये
बाउंस्ड बैक साउंड है, और ये जो है ये स्ट्राइकिंग साउंड है। ठीक है, ये टकराया है साउंड। हम इसको S1 से डिनोट करते हैं और इसको S2 से डिनोट कर लेते हैं। साउंड 1, साउंड 2। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट काम करते हैं इन द ऑप्टिक्स, इन द लाइट केसेस, so there are also the certain laws of the reflection of sound। डॉपलर इफेक्ट वहां पे भी काम करता है, यहाँ पे भी काम करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सेज दैट कि एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ साउंड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, तो वहां पर भी ये लॉस काम करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। क्या याद रखिएगा। इको क्या है? इको इज सीन। इको कब कब देखते हो कि आपने ताली बजाई, आपने किसी खाली कमरे में आपने बोला, वो गूंज गई आवाज। अगर आप हिल्स के तरफ जाते हैं, पहाड़ियों की तरफ जाते हैं, तो आप देखते हो कि एक आवाज को कई बार मल्टीपल टाइम्स हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसका कहीं ना कहीं साउंड का जो पूरा एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें इको सुनाई देती है। हम कभी कभी इन चीजों को देखते हैं तो हमें गूंज सुनाई देती है। ठीक है, आप समझे इस चीज को। द साउंड द साउंड विच इज रिफ्लेक्टेड बैक, एंड हियर अगेन दिस इज कॉल्ड इको। सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। याद रखिएगा, कुछ चीजें इसमें नहीं है, कुछ चीजें डिटेल में हम समझेंगे कि एक एक आवाज की जो है, आवाज की संवेदनशीलता, सेंसेशन हमारे अंदर 0.1 सेकेंड तक रहती है। हमारे कानों में उस आवाज की सहनशीलता या संवेदनशीलता या सेंसेशन 0.1 सेकेंड तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती। अच्छा, एक और बात मैं बोलूं कि अगर दो दो गूंज, मतलब दो आवाजें जो सेम हैं और उनको हमने एक 0.1 सेकेंड से से भी शॉर्ट में समझा, 0.1 सेकेंड के शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने समझा, तो वहां पर आप क्या करोगे? वहां पर हमें यह विभेद करना या यह डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं होगा कि पहली आवाज कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी। तो ऐसे केसेस में जब आप 0.1 सेकेंड से छोटे समय टाइम इंटरवल में या समय अंतराल में किसी दो सेम आवाज को सुनते हो, तो वह क्या क्रिएट करती है? वह इको क्रिएट करती है, गूंज क्रिएट करती है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बातें? ठीक है, समझ रहे हो बातें? ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर अगर बात करें 22 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, एयर में आपकी जो स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकंड होती है। अभी अभी हम 25 के लिए देख के आए, तो जैसे हम टेम्परेचर थोड़ा कम करेंगे तो ये स्पीड भी कम हो जाएगी, ये होगी 344 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 0.4 से 0.1 से एक सेकंड के लिए अगर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखोगे कि जब हम टाइम को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? हमें डिस्टेंस मिलती है। तो ये कितना आएगा? 34.4। ठीक है, 34.4 मीटर आएगा, जो एक मिनिमम डिस्टेंस होगी जो सोर्स और ऑब्जर्वर के लिए होगी। ठीक है, सोर्स और ऑब्जर्वर के लिए होगी। अब ये कितना है? ये है 34.4। लेकिन अब क्या है, एक बार वेलोसिटी, एक बार साउंड गई और एक बार लौटी, तो इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, ये पूरा एक डेरिवेशन है जो कभी हम किसी दूसरे शॉर्ट लेक्चर के लिए हम डालेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 17.2 मीटर। ठीक है, 17.2 मीटर। मतलब क्या है कहने का कि अगर आपको किसी आवाज की गूंज क्रिएट करनी है, क्या करना है? साउंड के आवाज की गूंज क्रिएट करनी है, तो आप क्या करोगे? किसी दो सोर्स ऑफ साउंड को, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ भागवत है, पंडित जी की आवाज को आपको क्या करना है? सराउंडिंग में गुंजाना है, या हम कहीं इको उसकी क्रिएट करनी है, तो आप क्या करोगे? जो साउंड की जो सिस्टम है वो
17.2 मीटर के डिस्टेंस पर अगर आप सेम डायरेक्शन में रखते हैं तो उस केस में क्या होगा, वो जो है आवाज गूंजने लगेगी। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? तो ये सक्सेसिव हो जाएगा और मल्टी रिफ्लेक्शंस होंगे, जिससे आपको क्या होगा, जिससे आपको क्या सुनाई देगा, कहीं ना कहीं जो है इको सुनाई देगी। क्लियर है चीजें? द रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इन द क्लाउड एंड द लैंड। याद रखिएगा, तो जो गड़गड़ाहट की आवाज है, ठीक है, जो गड़गड़ाहट की आवाज है वह बहुत तेज सुनाई देती है, बहुत देर तक हमें सुनाई देती है। तो हम क्या कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है इन द केस ऑफ डिफरेंट सरफेसेस। आप समझ पाए इन चीजों को? ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ आया अच्छे से? कहीं ना कहीं आपको के लिए अपने आप को बहुत ही चीजों को देखना होगा, किताब रखनी होगी अपने पास में। और मैंने हर बार कहा है, इस बार भी कहूंगा कि आप अपने पास एक कॉपी एक पेन लेकर जरूर बैठिएगा और अपने हिसाब से चीजों को लिखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। रिवर्बरेशन क्या है? रिवर्बरेशन होता है द द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड टू अ सर्टेन सराउंडिंग। ठीक है, आप देखते हो ऑडिटोरियम होता है, आप देखते हो बड़े बड़े बिगर हॉल्स होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पूरा एक क्या कह सकते हैं, पूरा एक असेंबली हॉल होता है, पूरा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन केसेस में हम, लेक्चर हॉल होता है जिसमें 100 100 सवा सौ बच्चे बैठे होते हैं, 500 बच्चे बैठे होते हैं। इस केस में आप देखते हो, इस केस में अगर आप देखते हो तो चीजों को, इस केस में अगर आप देखते हैं तो चीजों को अगर आप देखोगे तो पाओगे कि साउंड जो है वो कहीं ना कहीं ऑडिटोरियम में रिवर्बरेशन क्रिएट करता है, और जिससे आपको क्या मिलेगा, जिससे आपको वो गूंज प्राप्त होगी। और इसको कहीं ना कहीं, इसको अगर हम कम करना चाहें तो रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं। देखो ध्यान से समझो, कई सारे ऐसे चीजें होती हैं, या कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रिवर्बरेशन क्रिएट करते हैं। और वहां पर जहां पर आपको उस रिवर्बरेशन को नहीं चाहिए, तो आप साउंड ऑब्जर्वेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जिससे साउंड एब्सॉर्ब करी जाए। जैसे फाइबर बोर्ड लगा देंगे, रफ प्लास्टर लगा देंगे, ड्रेपियर्स लगा देंगे, ठीक है, ड्रेपीज लगा देंगे। तो इन सभी चीजों से आप कहीं ना कहीं रिवर्बरेशन को कैंसिल कर सकते हो या मिनिमाइज कर सकते हो कई हद तक। ठीक है, देखो समझो, ध्यान से समझना। साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन को क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? जैसे मेगाफोन्स होते हैं, लाउड स्पीकर होते हैं, हॉर्न वगैरह होती हैं, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शहनाई जैसे हम कह सकते हैं। उनमें कई बार जब साउंड को एक बार जब फूंक दिया जाता है तो उसकी जो टिम्बर होती है, या उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो उसको हम इस तरीके से बजाते हैं, ट्रम्पेट वगैरह है, ठीक है, उनको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो वह साउंड जो है कई बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्रिएट करके आगे तक आती है। बातें समझ रहे हो? स्प्रेड होती है कई डायरेक्शन से। तो यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि एक बच्चा है, वो क्या बजा रहा है, मेगाफोन बजा रहा है। उसकी साउंड कैसी क्रिएट हो रही है, कई सारी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पर हॉर्न भी कहीं ना कहीं ये मल्टी पे ही काम करते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हो? अच्छा, दूसरा देखेंगे कि स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ये बच्चे को देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आप देखोगे इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। So it is mainly touched to the lungs and heart, and it is a very essential instrument used by the doctor to what we will say to diagnosis. Okay, so stethoscope works on the principle of sound of reflection of the sound
तो साउंड क्या होगा, यहाँ पर हार्ट बीट हमें डॉक्टर के कानों तक सुनने को मिलेगी। वहां पर जो स्टेथोस्कोप के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। वहां पर केबल लगी होती है जो जो ज्वाइंट होती है ईयर पीस से। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं स्टेथोस्कोप भी काम करता है इसी चीज के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे सीलिंग कंसर्न हॉल में लगे होते हैं जहां पर आप देखोगे कर्व एरियाज में कई बार साउंड की रिफ्लेक्शन गूंजकर पूरे साउंड को हम कहीं ना कहीं पूरे हॉल में सुनते हैं। जब कोई स्टेज फंक्शन होता है, जब कई सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जब कई सारे सिनेरियोज होते हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े कहीं ना कहीं डीजी वगैरह आते हैं या फिर बहुत सेनाधिकारी आते हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जो आवाज को गूंजाते हैं, आवाज को रिवर्बरेशन क्रिएट करते हैं और सभी लोगों को वह आवाज बढ़िया से सुनाई देती है। तो आपके कॉलेज में भी कहीं ना कहीं ये लगा होगा, आप देखते हो, ठीक है। देखो समझो, होगा क्या कि जब क्या होता है, जब कोई सोर्स ऑफ साउंड क्रिएट होती है, ठीक है, तो ये टकरा कर साउंड बोर्ड से ये अलग दूसरे मीडियम में